स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2024 में दिए गए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हांगकांग को वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः कथन एक सही है। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि ओस्लो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा, जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शवदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शवदान में मृत्यु के बाद चिकित्सा प्रशिक्षण में सहायता के लिए संपूर्ण शरीर को चिकित्सा पेशेवरों को दान कर दिया जाता है। दूसरा, राज्य के एनाटॉमी अधिनियम 1959 के तहत लावारिस शवों का उपयोग चिकित्सा शिक्षा के लिए किया जा सकता है, जिसके तहत रिश्तेदारों को 48 घंटे के भीतर शव पर दावा करना अनिवार्य है। तीसरा, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन भारत में संपूर्ण शरीर दान की निगरानी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी एक दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। मृत्यु के बाद अपने संपूर्ण शरीर को वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु दान को शवदान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को शल्य चिकित्सक बनने तथा मानव शरीर रचना को समझने के लिए प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना है। अतः कथन एक सही है। राज्य के एनाटॉमी अधिनियम 1959 के तहत कॉलेज लावारिस शवों का उपयोग करते हैं, जहां रिश्तेदारों को 48 घंटों के भीतर शव पर दावा करना होता है। अतः कथन दो सही है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन मृत दाताओं को अंग प्रत्यारोपण का प्रबंधन करता है, लेकिन पूरे शरीर दान की निगरानी नहीं करता है। यह जिम्मेदारी आमतौर पर मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी विभागों पर होती है। अतः कथन तीन सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय पर्यावरणीय सोसाइटी द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। दूसरा, केवल 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 संरक्षण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है। अतः कथन एक सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 50 वर्षों 1970 से 2020 में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है। बता दें कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी परमाणु विस्फोटों में जीवित बचे लोगों के एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। दूसरा, वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आधुनिक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? या है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2004 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। अतः कथन एक सही है। वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आधुनिक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए प्रदान किया गया है। अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है।
वैश्विक अर्धचालक उद्योग और भारत की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य विदेशी देशों पर चिप निर्भरता को कम करना और वैश्विक कंडक्टर फर्मों को भारत की ओर आकर्षित करना है। दूसरा, अमेरिकी चिप अधिनियम 2022 का उद्देश्य असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग सहित सभी कंडक्टर संचालन को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में लाना है। तीसरा, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान में भारत की प्रगति वैश्विक फैब्स को भारत में निकटवर्ती परिचालन के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता का निर्माण करना और विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। अतः कथन एक सही है। अमेरिकी चिप्स एक्ट 2022 सेमीकंडक्टर डिजाइन और फैब्रिकेशन को अमेरिका में वापस लाने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग को भारत जैसे अन्य देशों में फ्रेडशोर किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की प्रगति भारत के निकटवर्ती परिचालन के लिए सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमण शुल्क संरचना से संबंधित मुद्दे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए, अंतिम उत्पाद पर कर की दर कच्चे माल की तुलना में अधिक है। विकल्प बी, मध्यवर्ती इनपुट और कच्चे माल पर कर की दर अंतिम उत्पाद पर कर की दर से अधिक है। विकल्प सी, घरेलू उत्पादों पर आयातित वस्तुओं की तुलना में कम दर से कर लगाया जाता है। विकल्प डी, सरकार सभी उत्पादों पर समान रूप से टैरिफ कम करती है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। उत्क्रमण शुल्क संरचना तब उत्पन्न होता है जब इनपुट, कच्चे माल या घटकों पर कर की दर तैयार उत्पादों पर कर की दर से अधिक होती है। मध्यवर्ती इनपुट और कच्चे माल पर कर की दर अंतिम उत्पाद पर कर की दर से अधिक है। अतः विकल्प बी सही है। भारत रूस व्यापार संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें तेल आयात एक प्रमुख कारक था। दूसरा, इस अवधि के दौरान भारत रूस को सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में उछाल आया। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत द्वारा रूसी तेल के बढ़ते आयात से प्रेरित था। अतः कथन 1 सही है। यद्यपि रूस से भारत का आयात विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि हुई, फिर भी भारत रूस के लिए एक बड़े सैन्य निर्यातक के रूप में नहीं उभरा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। भारत के तेल अन्वेषण प्रयासों और प्रस्तावित तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में निषिद्ध क्षेत्रों को 99% तक कम करना है। दूसरा, इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक तेल और गैस के लिए खोजे जा रहे क्षेत्र को दुगना करना है, जिसमें पहले से प्रतिबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। नया तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 2024 तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास अधिनियम 1948 का स्थान लेगा तथा इसका एक लक्ष्य भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में निषिद्ध क्षेत्रों को 99% तक कम करना व अंडमान, कच्छ, सौराष्ट्र और महानदी जैसे संभावित बेसिनों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। अतः कथन 1 सही है। नए कानून में तेल और गैस के लिए खोजे जा रहे क्षेत्र को वर्ष 2025 तक दोगुना करके 5 लाख वर्ग किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले से प्रतिबंधित क्षेत्र भी शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, FCRA को मूलतः 1976 में आपातकालीन अवधि के दौरान वित्तीय दान के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा, वर्ष 2020 के FCRA संशोधन ने विदेशी धन के घरेलू हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया और गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया।
एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को 2023 में संशोधित नियमों के अनुसार अपने वार्षिक रिटर्न में विदेशी योगदान बनाई गई संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। एफसीआरए को 1976 में आपातकालीन अवधि के दौरान विदेशी दान को विनियमित करने और विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, अतः कथन एक सही है। 2020 के संशोधन ने विदेशी निधियों के घरेलू हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया और गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशासनिक व्यय सीमा को घटाकर 20% कर दिया, अतः कथन 2 सही है। 2023 के संशोधन के अनुसार एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ को अपने वार्षिक रिटर्न में विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्तियों का खुलासा करना होगा, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प डी सही है। परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT परमाणु हथियार संपन्न सभी देशों को मान्यता देती है तथा वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। तीसरा, 1996 में हस्ताक्षरित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT लागू हो गई है और यह विश्व में सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है, अतः कथन 1 सही है। परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT केवल 5 परमाणु हथियार वाले देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को मान्यता देती है। सभी परमाणु हथियार वाले देशों को नहीं और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध को नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है। जबकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, कुछ प्रमुख राज्यों द्वारा अनुसमर्थन न किए जाने के कारण यह अभी तक लागू नहीं हुई है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और भारत की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या है? पहला, भारत को IPEF के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। दूसरा, IPEF में 14 सदस्य देश शामिल हैं जो आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें भारत इस ढांचे के सभी 4 स्तंभों में शामिल है। तीसरा, IPEF के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और लचीलेपन से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भारत को हाल ही में IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अतः कथन 1 सही है। IPEF को मई 2022 में टोक्यो, जापान में लॉन्च किया गया था, जिसमें 14 देश शामिल हैं। IPEF को 4 मुख्य स्तंभों पर बनाया गया है। भारत IPEF के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ 1 में से पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, अतः कथन 2 सही नहीं है। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और लचीलेपन को संबोधित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी UAPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIP को UAPA द्वारा देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।